एक बड़ा सवाल जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के साथ ही लगातार पूछा जाता रहा है, राहुल गांधी की छवि क्या यात्रा ने बदल दी है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी को फायदा हो रहा है? कांग्रेस की कमजोर होती जड़ों को कितना मजबूत कर पाएगी भारत जोड़ो यात्रा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार खड़े होते रहे। इस सबके बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी का विरोध नहीं कर पाई है, या उनकी यात्रा का ये असर रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ा मौका नहीं मिल पाया कि वो राहुल गांधी पर कोई हमला कर पाए। राहुल गांधी का एक दौर वो भी रहा था कि वो कुछ बोलते थे और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल हो जाते थे। उनकी एक पप्पू वाली छवि को लगातार बनाया जाता था, प्रमोट किया जाता था। राहुल गांधी कई मंचों पर खुद कह चुके हैं कि एक बड़ी मशीनरी उनके खिलाफ काम करती रही, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए। राहुल गांधी खुद कहते रहे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया। अब बड़ा सवाल है, जो इमेज उनकी बनाई गई थी वो कितनी बदल गई है? और इस सब के बीच में बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा हमला नहीं करना यात्रा पे। आप एक बात और गौर करिए, ऐसा कोई मंच नहीं होगा जहां पर संघ पर राहुल गांधी नहीं बरसते दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कई बार संघ के ऊपर कड़ी टिप्पणियां की, बीजेपी के खिलाफ वो टिप्पणियां करते रहे हैं, सावरकर का मुद्दा उन्होंने जिस तरीके, लेकिन इस सब के बीच में आरएसएस की तरफ से राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व या बड़े नेताओं ने भी खुद को बचा के रखा। हाँ, चुनावी दौर में गृह मंत्री अमित शाह कुछ जगहों पर अपने बयान देते दिखाई दिए थे, टी शर्ट वगैरह का जिक्र, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या बीजेपी राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से बचती रही, या इस यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है उसके बाद कोई नकारात्मक छवि ना जाए? क्योंकि यात्रा जो है उसके साथ इमोशनली लोग जुड़ रहे हों और बहुत मुमकिन है उसका विरोध करना या उसके खिलाफ कोई टिप्पणी करना कहीं उल्टा ना पड़ जाए। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तिरुवनंतपुरम से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर लगातार हमला करते रहे और संघ का शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस पर कुछ भी कहता नहीं दिखाई दिया। इन दोनों चीजों को समझते, पहले राहुल गांधी ने आरएसएस पर किस तरह से निशाना साधा, हाल ही में निशाना साधते हुए कहा था, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं 21वीं सदी के कौरव। बड़ा ही कड़ा आपको ये बयान लगेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि कौरव कौन थे। मैं आपको 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताता हूं। वो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथों में लाठी लेकर चलते हैं और शाखा का आयोजन करते हैं। भारत के 2-3 अरबपति इन कौरवों के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ये लोग कभी हर हर महादेव नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान शिव तपस्वी हैं और ये भारत की तपस्या और संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। तपस्या को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। फिर राहुल को तपस्वी कहने लगे, तो ये तपस्वी शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया गया। पुजारियों का नहीं, तपस्वियों का देश है, ये भी राहुल का एक बयान है। इसको लेकर बड़ी आलोचना भी हुई थी कि ये इससे क्या मायने हैं, क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन वो कहीं ना कहीं संघ पर लगातार हमला करते रहे हैं। संघ को लेकर उन्होंने कई कड़ी टिप्पणियां की है, जैसे कि जय सिया राम को लेकर आपको याद होगा उन्होंने निशाना साधा था। ये जय सिया राम का नारा देना और इसको लेकर मुद्दा गरमाना, ये भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जमकर इस्तेमाल किया। जय सिया राम नारे पर राहुल ने कहा कि आज सही नारे में से इन लोगों ने माता सीता को बाहर कर दिया है, मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे लिए जितने ज़रूरी श्री राम हैं उतनी ही माता सीता भी हैं। इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि उन्हें जहां भी भाजपा के लोग मिले उनसे जय श्री राम के बजाय जय सिया राम का नारा लगवाएं। खुद राहुल गांधी जब राजस्थान में या किसी भी जगह पर ऐसे कार्यालय के सामने से गुजरे जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, तो वहां से जय श्री राम के जैसे ही नारे लगाए गए और राहुल गांधी यहां से कहते सुनाई दिए, जय श्री राम नहीं जय सिया राम कहिए। उन्होंने इसके लिए आपत्ति क्या जताई थी? उनका कहना था कि सिया राम से सिया को हटा दिया गया, वहाँ कोई सीता नहीं है, वहाँ कोई माता नहीं है, नारी का सम्मान नहीं करते हैं, सीता को निकाल दिया गया है, इसीलिए सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन सिया के बिना राम अधूरे हैं और इसीलिए जय सिया राम का नारा लगाना चाहिए। हम भगवान राम को तो मानते हैं लेकिन माता सीता को भी मानते हैं और सभी को जय सिया राम का नारा लगाना चाहिए। राहुल गांधी ने जब ये नारा लगाया तो उसके बाद देखते ही देखते जय सिया राम के नारे कई जगह गूंजने लगे। उस वक्त भी जब एक रिपोर्ट दिखाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये जय सिया राम और जय श्री राम का मुद्दा है, ये थमेगा नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और राम की राजनीति आप देखिए कि जब ये यात्रा चल रही है, यात्रा में कई मुद्दे उठे तो एकदम से गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया
कि अगले साल की 2024 की शुरुआत में 1 जनवरी को ही राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद में जनता का समर्पित कर दिया जाएगा अगले साल राम मंदिर। तो राम की राजनीति, ये इस देश की राजनीति है, और राम की राजनीति जो है उसी राजनीति के सहारे बीजेपी आज इतनी बड़ी शक्ति बनी है। तो राम को लेकर एक सेंटिमेंट है, राम को लेकर आस्था है, राम आस्था के केंद्र थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अब तो कांग्रेस जो है वो भी राम के नाम से भाग नहीं सकती। जय श्री राम का नारा लगाओ तो वो ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, गुंडा कहने लगती हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर यही तरीका कोई और भी अपनाए, इस तरीके को कई लोगों ने, जानकारों ने सही नहीं माना, क्योंकि इससे एक एंटी छवि जाती है कि इस नारे से क्या दिक्कत है, इसको चिढ़ाने का अस्त्र क्यों बनने दे रहे हैं। राहुल गांधी ने एक जवाब ढूंढा, वो जय सिया राम का नारा लगवाने लगे। अब एक और उन्होंने हमला किया। राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग, भय और नफरत की सियासत करने वाला करार दिया। टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे आया? कन्हैया कुमार साथ में चल रहे थे राहुल गांधी के, और राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के साथ को जो है वो लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में जो चल रहे हैं, वो भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने इसकी काट कैसे ढूंढी? वो कह रहे हैं कि नफरत की सियासत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं असली टुकड़े टुकड़े गैंग ये है। टुकड़े टुकड़े गैंग एक ऐसा जुमला है जो बीजेपी की तरफ से यूज किया गया। जेएनयू में आपको याद होगा कन्हैया कुमार के खिलाफ, कन्हैया कुमार अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वहां से शुरू किया गया था। अब राहुल गांधी इस नैरेटिव को भी उल्टा कर रहे हैं। वो इसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं बीजेपी को। उनका कहना नफरत की सियासत, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये अभी एक भाषण में कहते वो सुनाई दिए थे। उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है और ये है देश में असली टुकड़े करना, नफरत की राजनीति, वो इसी को कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं नफरत तोड़ो भारत जोड़ो। इस तरह के उनके कई बयान वायरल हुए हैं। राहुल गांधी के इतने तल्ख हमलों के बावजूद भी आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व चुप क्यों है? अब इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने पिछले दिनों राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था, भारत में कई लोगों ने यात्राएं की हैं, लेकिन राहुल गांधी नफरत वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं। आरएसएस को लगातार निशाना बनाकर वो भारत को जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हाल के दिनों में कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं और मीडिया से भी उन्होंने कई बार मुद्दों पर बातचीत की है, लेकिन वो इस मुद्दे पर, यात्रा के मुद्दे पर खामोश रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत ने इशारों इशारों में एक बड़ी बात कही थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि संघ परिवार का भाजपा को समर्थन बिना शर्त नहीं है। वो भाजपा का समर्थन केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो राष्ट्र और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस के संदर्भ में भी राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करें तो संघ परिवार उनका भी समर्थन करने के लिए तैयार है। अब देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि संघ बीजेपी को समर्थन करने के बजाय कांग्रेस को समर्थन करेगा, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन इसके मायने समझिए, इसमें संघ और बीजेपी एक है, संघ जो है वो बीजेपी को कंट्रोल करता है, इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से भी, इस नैरेटिव को तोड़ना इस गुट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, राहुल गांधी संघ पर भी हमलावर रहे हैं, बीजेपी पर भी हमलावर रहे हैं, और राहुल गांधी जो है अब वो सियासत में एकदम एक नए अंदाज में या अपने नए तेवरों के साथ सामने आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कड़े बयानों का इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं जो आमतौर पर अभी तक उन पर होते रहे थे। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए मोहन भागवत को भी आमंत्रित किया गया। उनको कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद हम उनको भी आमंत्रित करते हैं, हम तो चाहेंगे कि मोहन भागवत भी यात्रा का हिस्सा बने। और आपको याद होगा कि जब उनकी कुछ इमामों से मुलाकात हुई थी और कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाना हुआ था, जिसके बाद में कांग्रेस की तरफ से बयान आने शुरू हो गए थे कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि मोहन भागवत को भी इन जगहों पर जाना पड़ रहा है। यानी नफरत तोड़ो या नफरत की राजनीति को खत्म करने के जो प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा कर रही है वो साकार होते दिख रहे हैं। इस तरह के क्लेम कांग्रेस की तरफ से किए गए। बहरहाल राहुल गांधी के हमलों के बाद भी आखिर संघ से जुड़े नेता कांग्रेस के सांसद की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आरएसएस की राय बदल रही है, या इस तरह की यात्राओं को लेकर आरएसएस का बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है? अब पहले जान लीजिए कि प्रशंसा कौन कर रहे हैं। अभी जैसे ही मैंने कहा कि आरएसएस की तरफ से प्रशंसा हो रही, तो आपको भी लगा होगा कि कौन से नाम है। देखिए, सीधे सीधे आरएसएस से नहीं, लेकिन उस विचारधारा को मानने वाले, समर्थन करने वाले या उनके साथ में खड़े दिखने वाले, जैसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता हैं चंपत राय।
अब अगर ये कहते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कहा कि एक नौजवान सर्दी के मौसम में पैदल चलकर देश का भ्रमण कर रहा है, ये स्वागत योग्य है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी यात्रा की प्रशंसा की और इसके पहले अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी थी। विश्व हिंदू परिषद नेता के बयान को महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि संघ परिवार के रुख में इस बदलाव के क्या मायने हैं और इसे किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय के बयान को उनकी व्यक्तिगत राय बताकर इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। स्वयं चंपत राय ने भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर किसी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा की आरएसएस या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई आलोचना नहीं की। ये बात उन्होंने कही थी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संघ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी आलोचना नहीं की इस यात्रा की। इसलिए यात्रा को लेकर उनके रुख में बदलाव जैसी कोई बात नहीं कि कोई वो नई बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले कुछ इसके बारे में नेगेटिव कह रहे थे, अचानक उन्होंने इसके बारे में कुछ सकारात्मक बात या प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उन्होंने पहले भी कोई नकारात्मक बात नहीं कही, ये बात वो कहना चाहते थे। इसके पहले राम मंदिर न्यास के एक अन्य वरिष्ठ न्यासी गोविंद देवगिरी ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सराहना करते हुए कहा था, मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें आशीर्वाद दें ताकि राष्ट्र एकजुट, मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बना रहे। भारत जोड़ो अच्छा नारा है और भारत को एकजुट होना चाहिए। इसके भी पहले राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपना आशीर्वाद दिया था। सत्येंद्र दास ने गांधी को भेजे एक पत्र में कहा था, मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जिस मिशन के लिए आप लड़ रहे हैं वो सफल हो। मैं आपके लंबे जीवन का आपको आशीर्वाद देता हूं। अब एक महत्वपूर्ण बात, संघ ने क्यों विरोध नहीं? क्या संघ के मूल एजेंडे से मेल खाती है भारत जोड़ो यात्रा? संघ परिवार के जानकार मानते हैं कि आरएसएस या विहिप के सभी कार्यक्रम राष्ट्र और भारतीय संस्कृति को जोड़ने को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, यही उनका मूल एजेंडा है। ऐसे में संघ परिवार ऐसे किसी कार्यक्रम का विरोध नहीं कर सकता जो राष्ट्र या भारतीय संस्कृति को जोड़ने की बात करता हो। चूंकि राहुल गांधी अपनी यात्रा से भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, संघ परिवार उनकी यात्रा का सैद्धांतिक तौर पर विरोध नहीं कर सकता। क्या संघ और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं? ये कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं जब इस तरह की बातें होती। तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी की 2 बार लगातार भारी जीत और जनता के बीच उनकी पकड़ ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हो सकता असर डाला हो। राय है कि आज अगर कार्यकर्ताओं को मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चुनना हो तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में ज्यादा लोग खड़े, उनकी लोकप्रियता है भी। और ये बीजेपी की बात नहीं, संघ की बात नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का अपना चेहरा रहा जिस स्तर पर वो लेकर गए, और संघ ने भी इसीलिए अभी तक साथ दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को उस जगह पर ले गए जहां तक कोई भी नेता अभी तक नहीं ले जा पाया था। लेकिन ये बात किसी की व्यक्तिगत चेहरे की नहीं होती, बात होती संगठन की। तो संगठन की क्या स्थिति है, दूसरी लाइन की क्या स्थिति दिखाई देती है, संघ बीजेपी के संबंध क्या दिखाई देते हैं, संघ और बीजेपी के बीच का सामंजस्य क्या है, ये सब क्या वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चलता था? ये कुछ बड़े गहरे प्रश्न हैं और ये अंदरूनी राजनीति है, अंदरूनी लोग ही इस बात को जानते हैं। इसके संकेत कैसे मिलते हैं और इस पर राजनीतिक एनालिस्ट बातें कैसे रखते हैं, वो अंदाजों के आधार पर है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अभी तक बीजेपी हमलावर रही है। संघ की तरफ से कोई विरोध नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। हालांकि इंद्रेश कुमार का बयान हमने आपको पहले बता दिया। भाजपा तो शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमलावर रही है क्योंकि साफ संकेत था कि ये यात्रा दरअसल भाजपा सरकार और उसकी राजनीतिक शैली के विरोध में है। हालांकि राहुल की यात्रा पर यह हमले मुख्य रूप से भाजपा प्रवक्ताओं और दूसरी पंक्ति के नेताओं द्वारा ही किए जाते रहे हैं। ये हमले कभी राहुल गांधी की टी शर्ट तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ लोगों के यात्रा में सहयात्री बनने को लेकर किए गए। कभी ये कहा गया कि राहुल को ठंड क्यों नहीं लगती, तो कभी कहा गया कि उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव हिमालय है। कभी उनकी इस यात्रा को बिना पायलट का जहाज निरूपित किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तो अजब सवाल किया था कि क्या राहुल पीओके भी जाएंगे जबकि यात्रा श्रीनगर में ही खत्म होने वाली। तो इस तरह के कई हमले हैं जो बीजेपी की तरफ से राजनीतिक रूप से किए गए, लेकिन संघ की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। और संघ को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे। बीजेपी तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जमकर हमलावर रही, लेकिन संघ ने चुप्पी क्यों साध रखी है, बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और संघ की सिर्फ चुप्पी नहीं है, आप देख रहे हैं कि जन्मभूमि के जो पदाधिकारी हैं और जिस तरीके की बात सत्येंद्र दास चंपत राय की तरफ से आई है, उससे ये इशारा मिलता है कि वो न सिर्फ इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, यही बात नहीं है, वो इसके पक्ष में या इसकी प्रशंसा करते दिखाई दे रहे हैं।
इससे सवाल गहरा गया कि क्या संघ का जो एजेंडा है, काम करने का तरीका है, उससे राहुल गांधी की ये यात्रा मेल खाती है और सचमुच में परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन संघ करता दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल है, किसी को भी आश्चर्य होगा, लेकिन स्थितियां कुछ कुछ यही दिखाई दी और कई बार विरोध न करना भी समझदारी होती है। आपने देखा जब जब राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने की कोशिश की गई, वो कई मौकों पर उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी की टी शर्ट से जो विवाद शुरू हुआ था, फिर राहुल गांधी की दाढ़ी तक जो गया, माँ के साथ उनकी जो तस्वीरें थी, बहन के साथ जो उनकी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सोशल मीडिया पर आम लोगों को भी पसंद नहीं आया इस तरह के विवादों को उठाना। बहरहाल कांग्रेस में राहुल गांधी की भूमिका जो है वो अब बहुत स्पष्ट है, इस पर कोई सस्पेंस नहीं है। राहुल गांधी की भूमिका ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की कमान को संभाल रहे हैं और राहुल गांधी हैं पार्टी का चेहरा। यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी जो हैं वो अब आपको ज़्यादा बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई देंगे। राहुल गांधी बेशक इतने बड़े कद के तब भी नहीं थे जब उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। 2019 का चुनाव लड़े अध्यक्ष थे वो। 2019 की हार के बाद में इतने परेशान हुए, हताश हुए राहुल गांधी कि उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया था और उसके बाद कभी पद को स्वीकार नहीं किया, वो बचते रहे। फिर गांधी परिवार ले दे के फिर जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी के पास गई। अस्वस्थता कहें, रिटायरमेंट का समय कहें, सोनिया गांधी बहुत लंबे समय तक इसको नहीं खींच सकती हैं। बच्चे छोटे थे तब उन्होंने पार्टी की कमान को संभाला, अच्छे से संभाला। यूपीए 1, यूपीए 2 उन्होंने दिया कांग्रेस को, एक अच्छा दौर कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी पार्टी संभाली, लेकिन अब ये दौर बिल्कुल बदल चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर अभी अध्यक्ष बने, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कब बने हैं अध्यक्ष? जब अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया, कमलनाथ ने इनकार कर दिया, राहुल गांधी तैयार ही नहीं हो रहे थे, उस वक्त भी सवाल खड़े हो रहे थे राहुल गांधी को ही बना दो। लेकिन इस बार गैर गांधी परिवार का कोई चेहरा रखना था। 2024 में बीजेपी निश्चित तौर पर इसको भी बड़ा मुद्दा बनाने जा रही थी। एक मुद्दा डिफ्यूज हो गया, युवराज गांधी एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमते, ये जो बड़ा मुद्दा था हर भाषण में आता, इसको डिफ्यूज कर दिया। खड़गे की राजनीतिक सलाह वैसे भी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। लिहाजा खैर जहां तक कांग्रेस में राहुल की भूमिका की बात है, अब वो और प्रियंका गांधी बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई देंगे और रणनीति बनाने में जो चेहरे हैं वो तो आगे हैं ही। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं और अशोक गहलोत को भी गिनिए आप, क्योंकि अशोक गहलोत जहां केंद्र की राजनीति है वहां कांग्रेस के साथ ही हैं। उनकी अपनी अंदरूनी उठापटक राजस्थान के सचिन पायलट के साथ। खैर यह है कांग्रेस की राजनीति। कांग्रेस की राजनीति के साथ साथ संघ ने जिस तरह की चुप्पी साध रखी है और कुछ लोगों के द्वारा राहुल गांधी की तारीफ किए जाना, इसने कुछ सवाल खड़े किए और इस ओर इशारा किया कि क्या संघ अपरोक्ष रूप से राहुल गांधी की इस यात्रा का समर्थन कर रहा है। आपको क्या लगता है? आप भी ज़रा इस पर अपनी टिप्पणी करें। आपकी बातें, आप जो एनालाइज करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके आधार पर और रिपोर्ट्स भी हम आपके सामने रख पाते हैं। आप इस पर ज़रूर टिप्पणी रखें कि क्या संघ की अभी तक की चुप्पी इस ओर इशारा करती है, इसको ऐसा माना जाए कि संघ राहुल गांधी को अपरोक्ष रूप से समर्थन दे रहा है। बीजेपी ने लगातार हमले किए, जबकि चंपत राय, सत्येंद्र राज जैसे जो चेहरे हैं उनकी तरफ से राहुल गांधी की प्रशंसा किया जाना कि एक युवा है, वो सर्दी में चल रहा है, भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, ये सारी प्रशंसाएं इस ओर इशारा करती हैं कि उनको लेकर संघ के पदाधिकारियों में एक सॉफ्ट कॉर्नर। अपनी राय जरूर डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।